हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आज का जो हमारा सेशन है ये इन टर्म्स को डिस्कस करने में लगेगा। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको केमिस्ट्री के बहुत सारे वर्ड्स के अंदर टर्म्स के अंदर बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, और कई स्टूडेंट्स मुझे कहते भी हैं कि सर इस टर्म्स का मतलब समझ में नहीं आ रहा, या फिर इन दो टर्म्स में कन्फ्यूजन है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए जैसे मेरे पास क्वेरीज आ रही है, जैसे मैं ट्रीट करता हूँ स्टूडेंट के साथ में, तो वैसे ही मैं अब सोच रहा हूँ कि जितने भी केमिस्ट्री के वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जिसको आप ये कह सकते हो कि एक तरह से हम लोग डिक्शनरी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जितने भी उसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, वो अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन विद एग्जांपल्स। ठीक है, क्योंकि साइंस का जो एक केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, आपको भी पता है, जैसे फिजिक्स होता है, मैथ्स होता है ना। तो विदाउट एग्जाम्पल अपन इसको समझ नहीं सकते। ठीक है, और अगर नहीं समझ सकते तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको अच्छे से डील करना पड़ता है इन सिंपल वर्ड्स बट मैक्सिमम एग्जांपल्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे मैं आपके लिए बहुत सारे सेशन लाता रहूंगा, जो कि जितने भी क्लासेस होती हैं हमारी, जैसे कि 10th क्लास हो गई, 11th क्लास हो गई, 12th क्लास हो गई ना, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर आज मैं ये 5 टर्म डिस्कस करूंगा जो बहुत बेसिक है, बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन को। आई होप आपको ये पसंद आएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे केमिकल चेंज की, है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल चेंज। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल अगर दूं, मैं आपको बोलूं कि जब हमने क्या किया, जब हमने H2 और O2 को मिलाया तो इससे आपको H2 मिला। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है जो काफी ज्यादा कॉमन है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के अंदर। तो जब अपन हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, इंटरेक्शन करवाते हैं, तो हमेशा वाटर बनता है, ऐसा केमिस्ट्री के अंदर कहा गया है और ऐसा पॉसिबल भी है। ठीक है ना। तो इस एग्जांपल से हम लोग केमिकल चेंज को कैसे समझे। तो केमिकल चेंज का मतलब ये होता है कि किसी भी दो कंपाउंड, मिनिमम दो कंपाउंड के बीच में या दो सब्सटेंस के बीच में इंटरेक्शन हो, रिएक्शन हो, और उसके बाद में कुछ नया बने। ठीक है ना, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन मोर देन वन सब्सटेंस। इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग समझेंगे, ठीक है ना, बहुत ही बारीक वाली चीज है, लेकिन बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगी। सो इंटरेक्शन बिटवीन मोर देन वन सब्सटेंस एंड forms a new substance। ठीक है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है एक्चुअल में, यहां पर एक्चुअल में इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है ना, यहां पे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, किसके बीच में, एक से ज्यादा सब्सटेंस के बीच में। सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, जितने भी आपके सब्सटेंस होते हैं वो सारे के सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस लिख लो या फिर सब्सटेंस लिख लो, बात एक ही है। तो एक से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमेशा नया कंपाउंड बनता है, और नया कंपाउंड अगर बन रहा है तो इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं केमिकल चेंज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मिनिमम दो सब्सटेंसेस आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट करने के बाद में उन्होंने क्या बनाया, एक नया सब्सटेंस बना दिया, और वो सब्सटेंस क्या है, मतलब वो पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। ऊपर वाले एग्जांपल को देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, दो सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, जब मैंने इन दोनों की इंटरेक्शन करवाई, इन दोनों को मैंने मिलाया, तो मुझे एक बिल्कुल नया कंपाउंड मिल गया, दैट इज H2O। ठीक है, जिसका रिलेशन पहले वाले से नहीं रहा। अब ये बन गया तो ये कहां रहेंगे, नहीं रहेंगे, है ना। अब एक और एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, एक और एग्जांपल, जैसे कि मैं नाइट्रोजन की रिएक्शन अगर करवाऊंगा हाइड्रोजन के साथ में, इफ आई एम रिएक्टिंग द, और रादर से वी कैन से दैट इफ आई एम इंटरेक्टिंग द नाइट्रोजन गैस विद हाइड्रोजन गैस, अगर मैं नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करवाऊं, सो व्हाट विल फॉर्म, a newly different compound will form, that is NH3, अमोनिया। अब अमोनिया जो है बिल्कुल नया कंपाउंड हो गया, नया सब्सटेंस हो गया, इसका रिलेशन इन दोनों से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ये होता है केमिकल चेंज। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीज समझ में आई होगी। आप जितना हो सके इसको आप नोट कर लेना।
मैं फ्रेम से हट जाता हूं, आप इसको नोट कर लो। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो आपने नोट किया होगा, आगे मूव करते हैं, इसको मिटा के वीडियो पॉज करके पीछे जाके थोड़ा सा 10 सेकंड पीछे कर लीजिएगा बैकवर्ड, और पॉज करके नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। मतलब या तो आप कोई अगर केमिकल प्रोसेस हो रहा है, कोई केमिकल चेंज अगर होता है, तभी अपन केमिकल रिएक्शन या फिर इक्वेशन का यूज करते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन फर्क क्या है? जनरली देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, बोथ आर सिमिलर, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इसमें माइन्यूट सा फर्क होता है। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एग्जांपल देके समझाऊंगा। जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम, जिसको हम लोग मैग्नीशियम भी बोलते हैं, है ना। तो वैसा ही प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गैस। मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गैस and producing what? Magnesium oxide. Magnesium is reacting with oxygen gas and producing magnesium oxide, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है ना, दिस इज योर केमिकल रिएक्शन, दिस इज योर केमिकल रिएक्शन। अब इसको मैं, ये जो केमिकल चेंज है एक तरह से, है ना, तो इस केमिकल चेंज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे? और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो किसी भी केमिकल प्रोसेस को, किसी भी केमिकल चेंज को अगर आप इन दोनों में से किसी फॉर्मेट में लिखते हो, जनरली अपन ये फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है ना। जनरली अगर वर्डिंग में लिखना हो तो किसी भी केमिकल चेंज को, किसी भी केमिकल चेंज को अगर आप इस तरह से वर्ड्स में लिखते हो, वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ध्यान से आप लोगों को सुनना है कि अगर आपने किसी भी केमिकल चेंज को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दिया, है ना, वर्ड्स के अंदर आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना, और सामने वाले को समझ में भी आ गया, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन को अगर आप कुछ नोटेशंस के माध्यम से लिखते हो, है ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? इसके अंदर अपन लिख सकते हैं यहां पे एक्सप्रेशन ऑफ एनी chemical reaction, expression of any chemical reaction with the help of some notations or symbols called chemical इक्वेशन, ठीक है। बहुत ही ध्यान से आपको ये चीज पढ़नी है। क्या बोल रहा है ये चीज ये बोल रहा है कि आपने कोई केमिकल चेंज करवाया, ये केमिकल चेंज आपने करवाया, उस केमिकल चेंज को आपने वर्ड्स में लिख दिया। जैसे आपने उसको वर्ड्स में लिखा, दोस्तों अपन क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है ना। लेकिन जिस केमिकल चेंज को आपने वर्ड में लिखा था और जिसको आपने केमिकल रिएक्शन कहा था, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर आपने सिंबल्स ऐड कर दिए या फिर आपने नोटेशंस ऐड कर दिए, तो उसे आप क्या बोलोगे? आप केमिकल इक्वेशन, उसे आप क्या बोलोगे? केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीजें देखो, एक्सप्रेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सम नोटेशंस और सिंबल्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मतलब जो मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा रहा था ऑक्सीजन के साथ में,
अब मैं इसके अंदर अगर कुछ सिंबल्स और नोटेशंस अगर यूज करता हूं तो केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी देखो, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन गैस का सिंबल क्या होता है, O2, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, MgO। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन बन गई। तो दिस इज योर केमिकल रिएक्शन, बट दिस इज योर केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। बहुत ही मैं इजी वे के अंदर इसको ले रहा हूँ, बहुत ही इजी वे में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर बेसिक होती है लेकिन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको उस कैटेगरी के अंदर शामिल नहीं होना है कि आपको ये चीज नहीं आती, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं फ्रेम से हट रहा हूँ, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं इसको मिटा के। हाँ जी, नेक्स्ट जो है आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को लेने से पहले मैं केमिकल फॉर्मूला की बात करता हूँ। अब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको पहले वो चीज बता देता हूँ। देखिए, आपके पास मान लो कोई कंपाउंड है, ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। आपके पास कोई एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर डेफिनेट सी बात है कि एटम्स भी होंगे, उस कंपाउंड्स में क्या होंगे, एटम्स होंगे, राइट। अगर कंपाउंड्स में एटम है तो एटम्स का कुछ ना कुछ रेशियो होगा, रेशियो आप कह सकते हो या फिर कुछ क्वांटिटी आप कह सकते हो। होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अगर किसी कंपाउंड के अंदर किसी कंपाउंड को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस कंपाउंड के एटम्स होंगे और उन एटम्स का कुछ ना कुछ रेशियो होगा, कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। तो अगर आप किसी कंपाउंड को उसके एटम के साथ में, उसकी क्वांटिटी के साथ में एक्सप्रेस करते हो, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ एनी कंपाउंड, expression of any compound with the help of appropriate ratio of atoms called chemical formula, ठीक है। ये डेफिनेशन इसकी सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। अगर आप कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन चाहते हो तो गूगल पे अवेलेबल है ना, या फिर जो आप मोटी मोटी किताबें अगर आप देखोगे केमिस्ट्री की, ठीक है, उसमें भी आपको मिल जाएगी, है ना। और मोस्टली तो गूगल पे मिल ही जाती है जो भी कॉम्प्लेक्स वाली जो डेफिनेशन होती है। लेकिन हमें, हमारा जो उद्देश्य है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन याद करना नहीं है ना। अगर आपका उद्देश्य कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन याद करना है तो गूगल से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको इस वीडियो की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर हैं केवल सिंपलेस्ट चीजों को समझने के लिए, चीजों को समझना है, क्योंकि बस समझ गए तो लिख अपने शब्दों में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो किसी भी कंपाउंड को अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो, सारे कीवर्ड पे ध्यान देंगे, आप किसी कंपाउंड को क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, किसकी हेल्प से, एटम्स के एप्रोप्रिएट रेशियो की हेल्प से, है ना। तो किसी भी कंपाउंड को अगर आप एप्रोप्रिएट एटम्स के रेशियो की हेल्प से अगर आप एक्सप्रेस करते हो, बताते हो कि ये कंपाउंड ऐसा होगा, ये कंपाउंड ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इतने एटम्स हैं, x इतने हैं, y इतने हैं, z इतने हैं, तो आप रेशियो या क्वांटिटी तो बता रहे हो ना। तो किसी भी कंपाउंड को अगर आप एटम्स के रेशियो के या फिर क्वांटिटी के बेस पर अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं ग्लूकोज का। बहुत ही कॉमन चीज है ग्लूकोज, हमारी बॉडी के अंदर होती है। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो हम लोग वर्क नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब ध्यान से देखो,
ग्लूकोज में कौन कौन से एटम्स है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इनका रेशियो कितना है, अमाउंट कितना है? कार्बन यहाँ पर 6 है, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन आर देयर, 12 हाइड्रोजन है, एंड 6 ऑक्सीजन आर देयर, 6 ऑक्सीजन है। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 6:12:6, जिसमें 6 कितने हैं कार्बन, 12 कितने हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने 12, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, और ऑक्सीजन भी 6। ठीक है, तो आपने कंपाउंड को एक्सप्रेस किया, एटम, ये एटम्स ही तो है सारे। पीरियोडिक टेबल को आप देखो, पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स है, जिसको आप एटम भी बोल सकते हो, 118, 118, ठीक है ना। तो उन एटम्स का आपने रेशियो तो डिसाइड किया है ना। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सेकेंड जो सबसे कॉमन है, एक और एग्जांपल लेते हैं, H2O, वाटर। ठीक है, वाटर को ध्यान से देखो आप, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। तो आपने क्वांटिटी तो बताई और क्या बताया आपने, और काम क्या है हमारा यहाँ पे, है ना। तीसरा देखो CO2, CO2 में देखो आप ध्यान से, कार्बन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, H2SO4, जो कि हार्पिक वगैरह में यूज करते हैं, जितने भी क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं ना, जैसे हार्पिक वगैरह हो गया, वो फर्श साफ करने का हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, है ना, इन सब चीजों में H2SO4 यूज करते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग केमिकल फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं विद सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। केमिकल फॉर्मूला हमारा हो गया है, लास्ट हमें बचा हुआ इसके अंदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसको मैं रब कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एक्सो और एंडो, अगर हम किसी रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन का मतलब क्या होता है, केमिकल चेंज। मैं बार बार आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा रिएक्शन क्या होता है, वो आप वीडियो को थोड़ा पीछे लेके जाओ, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। रिएक्शन का मतलब क्या होता है, केमिकल चेंज। अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ आपको, बार बार इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो रिएक्शन का मतलब क्या होता है, केमिकल चेंज, है ना। बट केमिकल चेंज अगर हीट, केमिकल चेंज करने में अगर हीट का उसमें कुछ ना कुछ रोल है, कोई योगदान है, तो उसे अपन फिर दो में डिवाइड करते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो केमिकल चेंज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ हीट। केमिकल चेंज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ हीट। तो हीट की एक्सचेंज की वजह से अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो आप उसको दो में डिवाइड कर दीजिए, दो पार्ट में। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट होगा दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। और अगर और जो दूसरा पार्ट होगा, अगर हम तो वहां पर लिखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, अब ये होते क्या है वो अपन देख लेते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन आप करवा रहे हो और केमिकल रिएक्शन के करवाने के बाद में, तो जब केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाती है तो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो केमिकल रिएक्शन के खत्म होने के बाद में, फिनिश होने के बाद में जो प्रोडक्ट बन जाता है ना, तो प्रोडक्ट के साथ में कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन से अगर हीट रिलीज हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, इसमें आप क्या लिखोगे, some amount of heat releases after the completion of reaction, after the completion of reaction। मतलब
जब रिएक्शन खत्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद में कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। और अगर हीट रिलीज हो रही है तो सिंपल सी बात है कि उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। एंडोथर्मिक में इसका उल्टा, रिएक्शन करवाने के लिए आपको हीट चाहिए, मतलब small amount of heat is required to complete a reaction। तो अगर आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है ना, और रिएक्शन को करवाने के लिए अगर आपको हीट की आवश्यकता है, हीट की आपको रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। और अगर मैं इन शॉर्ट को कंक्लूड करूं तो एक्सोथर्मिक में हमेशा हीट जो होती है ना वो बाहर निकलती है। ठीक है ना। लेकिन एंडोथर्मिक के अंदर जो आपकी हीट होती है वो एब्जॉर्ब होती है। तो इसमें रिलीज होती है, इसमें एब्जॉर्ब होती है, बात खत्म। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब फटाफट देख लेते हैं एग्जांपल्स। ठीक है। इनके कॉमन एग्जांपल्स हम लोग ले रहे हैं, ज्यादा इसके टफनेस पे हम लोग नहीं जाएंगे। एक बार कॉमन एग्जाम आप लोग समझ, एग्जांपल आप समझ गए तो तब वाले भी समझ जाओ। ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स का क्या है, पहला एक्सोथर्मिक के अंदर बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है। बर्निंग ऑफ वुड, जो अपन लकड़ी को जलाते हैं, सर्दियों में जलाओ आप लकड़ियों को, जो लकड़ी को जलाते हैं तो हीट मिलती है, अपन आग तापते हैं ना बैठ के, तो उससे हो क्या रहा है, वो केमिकल रिएक्शन ही तो है, केमिकल चेंज ही हो रहा है। ठीक है। CO2 गैस निकलती है, धुआं निकल रहा है, लकड़ी जलते हैं, जब लकड़ी जलती है धुआं निकलता है, तो धुआं क्या है, वो धुआं CO2 है, डस्ट है और दुनिया भर की चीजें आती है उसके अंदर, वो अपन देख रहे हैं अभी। तो धुएं के साथ साथ में आपको हीट भी मिल रही है, कितना गर्म हो जाता है वो एरिया जहां पे लकड़ी जलती है, तो क्या है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही तो है। केमिकल चेंज के बाद में आपको हीट मिल रही है, जब लकड़ी जल रही है तो आपको हीट मिल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना। एक दूसरा एग्जांपल एंडोथर्मिक में देखो, इसमें लिखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन H2O। ठीक है। गर्मियों में जब अपन शिकंजी वगैरह पीते हैं, ठीक है ना, और अगर नहीं भी पिए हैं तो घर पे भी करके देख सकते हो। आपने क्या किया, आपने एक गिलास पानी लिया, उसको भरा आपने पूरा, नॉर्मल वाटर, अब फ्रिज का नहीं, नॉर्मल वाटर आपने ले लिया, यहाँ पे पानी लिया आपने, उसको छूकर टच करके देखो उसका टेम्परेचर कितना है। नॉर्मल टेम्परेचर होगा अप्रोक्सीमेटली, रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ठीक है ना, 22 से लेकर 27 के आसपास ही माना जाता है। ठीक है ना। अब क्या करो, इसके अंदर आप एक चम्मच लो और उस चम्मच से NaCl भरो, यानी कि सॉल्ट, उसके अंदर डाल दो और मिक्स कर दो। और मिक्स करने के बाद में फिर ग्लास पर टच करना, आपको टेम्परेचर डेफिनेटली कम होता हुआ दिखेगा। ठीक है। सॉल्ट ऐड करने के पहले जो वाटर का टेम्परेचर था वो कुछ और था, ऐड करने के बाद में कुछ और हो गया, क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है ना। मतलब जब सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो रहा था, जब सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो रहा था, तब सॉल्ट ने क्या किया, सॉल्ट ने एनर्जी को गेन किया डिसॉल्व होने के लिए पानी में, इसलिए क्या किया, उसलिए जो पानी का टेम्परेचर है वो कम हो गया। तो मतलब हीट की यहां पे जरूरत पड़ रही है जिससे कि NaCl पानी में डिसॉल्व हो सके। ठीक है। सो इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू एक्सप्लेन द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। तो कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल भी कर सकते हैं और आप इसको नोट कर लीजिए। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है। आज हमने पांचों के पांचों पॉइंट हमने समझ लिए हैं। ये सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है समझने में, और कई बार मेरे पास ऐसे डाउट्स भी आए कि सर इसको थोड़ा समझाओ क्या है,
क्या क्या ये दोनों चीजें सेम है, जैसे कि इस केस के अंदर क्या दोनों चीजें सेम है या फिर डिफरेंस है, एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे। तो अब अगर उसने पूछा है, अगर उसको ऐसा डाउट है, तो ऑब्वियस सी बात है आप में से बहुत लोगों को डाउट हो सकता है ना। इसलिए मैंने इन पांचों का क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट और भी जितनी वीडियोस आएंगे उसके अंदर मैं और भी चीजें उसमें कवर करूंगा, है ना। तो आपको बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल के साथ मतलब मेरे साथ जुड़े रहना है आपको, और किसी भी तरह का डाउट होने पे आपको उसको पूछना है, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में।